प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, प्रगति के रास्ते पर देश बढ़ा आगे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, विपक्ष राजनीतिक कारणों से कर रहा है कृषि कानूनों का विरोध, नए कानून से होगी किसानों की उन्नति। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, नए कृषि सुधार कानून है किसानों के हित में, मंडियों से बाहर बेचने की आजादी से उपज का मिलेगा सही दाम। और देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 95,50,712 मरीज हुए ठीक। कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट पहुंचा 95.46%। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह को आज संबोधित किया। वैश्विक स्तर पर और विभिन्न सेक्टरों में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां लोग अब ये कहने लगे हैं कि भारत क्यों नहीं, जबकि पहले कहते थे भारत क्यों। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया। उन्होंने टाटा समूह की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किया। एसोचैम की स्थापना देश के सभी क्षेत्रों के प्रवर्तक चैम्बरों ने 1920 में की थी। इसके तहत 400 से अधिक चैम्बर और व्यापार संघ आते हैं। देश भर में इसके सदस्यों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कृषि सुधारों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बीच अपने ट्विटर अकाउंट पर नमो ऐप का लिंक शेयर किया है, जिसमें कृषि सुधारों को लेकर ग्राफिक्स, बुकलेट और अन्य बहुत सी सामग्रियों के जरिए जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है, यहां ग्राफिक्स और बुकलेट सहित बहुत सी सामग्री है जो विस्तार से बताती है कि हाल ही में किए गए कृषि सुधारों से हमारे किसानों की किस तरह मदद हो रही है। ये नमो ऐप पर वॉलंटियर मॉड्यूल के तहत योर वॉइस और डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। पढ़िए और खूब शेयर कीजिए। कृषि बिल को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि विपक्ष केवल राजनीतिक कारणों से कानून का विरोध कर रहा है। किसान सरकार से संतुष्ट है, ये विरोध केवल विरोध के लिए है। बरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने दूरदर्शन प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि एमएसपी का सवाल जो लोग उठा रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है उसे हर वर्ष बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारा मानना है कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अगर आप जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से अब तक लगातार कृषकों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, कृषकों की चिंता को दूर किया जा रहा है और समर्थन मूल्य की जो बात की जा रही है, हमने जो एमएसपी तय की है वो हर वर्ष बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप 2014 के मूल्य और इसके मूल्यों में देखें तो 1.5 का अंतर है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा मानना है कि ये उनका विरोध केवल राजनीतिक कारणों से विरोध हो रहा है और वास्तविकता ये है कि देश का किसान असंतुष्ट नहीं है, मोदी जी से संतुष्ट है।
कृषि कानून के समर्थन में केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के मंत्री किसानों के बीच जाकर किसान बिल के फायदे बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो किसान भाइयों से अपील भी कर रहे हैं कि वो किसान इस कानून को ध्यान से पढ़ें। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुड़ की मंडी है। कृषि कानून से पहले किसान मंडी शुल्क देकर शहर से बाहर अपना गुड़ ले जाता था। आज वो बिना मंडी शुल्क दिए देश में कभी भी अपना गुड़ बेच सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही होती है। चीनी मिल और किसानों का गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और किसान चीनी मिल को गन्ना बेचता है। एग्रीमेंट हमेशा फसल का होता है, जमीन का नहीं। जैसे पहले था वैसा अब भी जारी है। जमीन हमेशा किसान की ही रहती है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को सौहार्दपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और लगातार किसान उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो किसान समर्थन नहीं कर रहे हैं उनसे लगातार वार्ता जारी है। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि अगर उन्हें कोई शंका है तो वो वार्ता से उसका समाधान करें। मोदी जी जो विधेयक लेकर के आए हैं, कृषि सुधार के विधेयक, तमाम किसान आज खुले मन से उसका समर्थन। मैं उन तमाम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं और निश्चित रूप से यदि किसान भाइयों के मन में कोई भ्रम की स्थिति है, कोई कंफ्यूजन है, तो लगातार देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तमाम प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और लगातार उन लोगों ने चर्चा की भी है। कई दौर में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। अब भी लगातार वो बैठक करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री जी ने कल ही किसान भाइयों को पत्र लिखा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीतिक दल जो खुद बोलते थे, राहुल गांधी जी स्वयं कहते थे एपीएमसी में हम संशोधन करेंगे, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं था। वो किसानों का भला नहीं चाहते, किसानों के हित में फैसले करना नहीं चाहते। आदरणीय मोदी जी ने जब फैसला कर दिया, जब मोदी जी ने संशोधन कर दिया, जो खुद संशोधन की मांग कर रहे थे, आज वो परेशान क्यों हैं? वो परेशान इसलिए हैं, वो देश की तरक्की नहीं चाहते। देखिए, मैं किसानों से ये अपील करना चाहूंगा कि जो ये बिल हैं ये किसानों के हित में है। अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो मंडी से मतलब पड़ता है गुड़ का। हमारे यहाँ गुड़ मंडियां हैं। अगर मेरे गांव में एक किसान है, अगर उससे पहले उसे गुड़ मंडी में आना पड़ता था, 2.5% ड्यूटी देनी पड़ती थी। उसके बाद वो गुड़ को हरियाणा दिल्ली लेके जाता था। अब अपने गांव से बिना टैक्स दिए वो जहां उसका मन है वहां गुड़ को ले जा सकता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फायदा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है, एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। गन्ना किसानों का शुगर मिल के साथ एग्रीमेंट होता है, शुगर मिल गन्ना खरीदती हैं। ये फसल का एग्रीमेंट है, इसमें जमीन कहीं शामिल ना पहले थी ना आज है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि किसानों को देने का काम किया, न एजेंडे में था, न किसी ने कभी मांगने का काम किया। एक नंबर तो किसानों का ऋण, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख रुपए का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर माफ करने का काम किया। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सख्त प्रयास किए, सस्ता बीज दिया, कल्टीवेटर्स दिए, कृषि ऋण उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी देने का काम किया। लोगों की योजनाएं बना करके कृषकों की 100 किसानों का ग्रुप बना करके उनको सब्सिडी दिलवा करके उनकी प्रगति को, उनकी उन्नति के लिए काम करने का काम किया। और जितनी भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरा करने का काम किया। आज कुछ लोग जिनकी जमीन सरक गई है, जिनके पास धरती नहीं है, जिनको जनता ने नकार दिया है, ऐसे लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उनको आंदोलन चलाना चाहते हैं। लोगों को समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पीतल नगरी के नाम से देश दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद के निर्यातकों की औद्योगिक समस्याओं का निराकरण हो सके, इसको लेकर मुरादाबाद में एक निर्यातक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने निर्यातकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए समस्याओं के जल्द निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को टूल किट और चेक का वितरण भी किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा उद्योग एवं निर्यात के विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पाद बनाने वाले लोग अपने अंदर उद्यमी की सोच विकसित करें। सरकार उद्यमी के विकास हेतु हर प्रकार की तकनीक उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। यही कोविड के टाइम पे जो आत्मनिर्भर पैकेज है एमएसएमईज के लिए और जो नई इकाइयां हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन लोन मेला से 31,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से जो स्मॉल है, माइक्रो है, उन इंडस्ट्रीज को दिलवाया है। 10.5 लाख जो एमएसएमईज उनको फायदा दिलवाया है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि आप अपने आइडियाज दीजिए,
प्रैक्टिकल आइडियाज दीजिए जो वर्केबल है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है, आप सरकार पे, योगी जी और हम पे अपना पेशेंस दिखाइए एंड भरोसा दिखाइए। ट्रस्ट में चाइना को हम लोग बीट करके रहेंगे। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 29,885 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के साथ ही देश में अब तक कुल 95,50,712 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 95.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 25,153 मामले सामने आए। हापुड़ में शुक्रवार को हैंडलूम नगरी पिलखुआ में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन किया। डायलिसिस केंद्र के उद्घाटन से जनता को इलाज कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने केंद्र का निरीक्षण किया और केंद्र की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जनरल वीके सिंह ने कहा कि अभी तक हापुड़ क्षेत्र में कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था, लोगों को काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब डायलिसिस की सुविधा यहीं हापुड़ में ही मिलेगी और सरकारी अस्पताल में जो डायलिसिस होगी उसका पैसा सरकार देगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय में प्राइवेट अस्पतालों से अच्छा कार्य सरकारी अस्पतालों ने किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही ब्लॉक स्तर पर सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। सरकार इस ओर तेजी से कार्य कर रही है। आगे क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, स्वास्थ्य सेक्टर, जिसमें बहुत लोगों की आवश्यकता है, पैरामेडिक्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और जैसे जैसे ग्रामीण और शहरी कौशल केंद्र जब खुलेंगे तो जरूर अपने लोगों को प्रोत्साहित करिएगा कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको रोजगार बड़ी जल्दी मिल सकता है, और रोजगार भी ऐसा जिसमें आपको संतुष्टि होगी। ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलने के बाद आप देखेंगे कि जो एक संरचना थी पीएचसी को मजबूत करने की, वो और मजबूत होगी, और आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आपके ब्लॉक लेवल पर आपके लिए मौजूद होंगी। एनटीपीसी ऊंचाहार के खाते में लगातार उपलब्धियां दर्ज होती रही हैं। जिस प्रकाश से आपकी पूरी दुनिया रोशन होती है, उसके लिए परिवार दिन रात एक करके आपके लिए विद्युत उत्पादन करता है। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो या कोविड-19 का दौर रहा हो, एनटीपीसी के कर्मचारी हमेशा विद्युत उत्पादन में तत्पर रहे हैं। उसका प्रतिफल है कि एनटीपीसी ऊंचाहार देश की 17% बिजली का उत्पादन अकेले करता है। कोविड-19 के दौर में जब बिजली की मांग कम हो गई थी, तब भी एनटीपीसी की मशीनें चलने के लिए हमेशा तैयार खड़ी थीं। अब एक बार पुनः अपनी पूरी क्षमता से एनटीपीसी ऊंचाहार विद्युत उत्पादन कर रहा है। ये संस्थान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा संरक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सरोकारों में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। सड़कों का निर्माण हो, चिकित्सालयों का निर्माण हो, रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने का काम हो, बच्चियों को साइकिल वितरण करने का काम हो, स्कूलों में शौचालय बनाने का काम हो या वृक्षारोपण का काम हो, संस्थान इसे बखूबी करता है। सबको जान के खुशी होगी कि आज मेरा प्लांट जो 1550 मेगावाट की क्षमता और 10 मेगावाट का सोलर है, हमारे पास 6 इकाइयां हैं, 210 की 5 और एक 500 की, सारी इकाइयां पूर्ण रूप से फुल लोड पे चल रही हैं। तो इसलिए इसका स्टोरेज नहीं है तब तक जो हमको बोला जाता है उसी तरह से ग्रिड की डिसिप्लिन को मानते हुए हम बिजली बनाते हैं। और आज आपको पता है हम 62,900 से ऊपर 918 मेगावाट की क्षमता हमारी हो गई है, जो कि पूरे कंट्री में अगर 3,74,000 तो उसका 17% बिजली एनटीपीसी बना रही है। और हमारे पर लोगों का ट्रस्ट है, उनको ये पता अगर एनटीपीसी बोलती है कि इतना बिजली हम बना के देंगे तो हम 24 घंटे उतनी बिजली बना के उनको देते रहते हैं। अगर कोई हम मेंटेनेंस में कार्य करते हैं तो पहले से बता के उनको बता देते हैं, जैसे आपको पता रहे कि आज इतनी बिजली वहाँ से कम आएगी। और उसके लिए हमारे जो लोग हैं जिनको हम बिजली देते हैं, हम करीब 9 स्टेट को बिजली देते हैं, मैक्सिमम हम यूपी और उत्तराखंड को देते हैं यहाँ से, तो उनसे पहले से हम परमिशन लेते हैं कि सर आपको इतनी बिजली हम नहीं दे पाएंगे, मेरी मशीन में काम करना है। कि जो कोविड महामारी जिसमें कि पूरा विश्व स्तब्ध था, उसमें भी एनटीपीसी ऊंचाहार अपने देश का पूरा योगदान दे रहा था और 95% पीएलएफ से ज्यादा उसने योगदान दिया। और इस योगदान में हमारी पूरी लीडरशिप टीम लगी हुई थी। मेरे साथ कुछ ऐसे साथी हैं लीडरशिप के, भोलानाथ सर के नेतृत्व में, जिन्होंने इस पूरे कोविड महामारी के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, यहाँ से कभी गए नहीं है, जिससे कि आपको 365 डेज 24/7 बिजली मिलती रहे।
तो यह तो एनर्जी क्षेत्र में एनटीपीसी का योगदान है और एनटीपीसी ऊंचाहार का योगदान है, और आप लोगों का जो आपने हमें सपोर्ट दिया, एक पॉजिटिविटी और मीडिया का जो कवरेज दिया एनटीपीसी ऊंचाहार का, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत हम लोग भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए कल लखनऊ में एक महाविद्यालय में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील शुक्ला ने इस अवसर पर बताया कि हाथों को बार बार धोने, मास्क का उपयोग करने और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए नोवेल कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खांसी या बुखार के लक्षण अथवा सांस लेने में तकलीफ होने पर कोरोना की जांच कराना और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन करके विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ के द्वारा हम प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों के आचार व्यवहार में परिवर्तन हेतु एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूँकि लखनऊ उन संवेदनशील जिलों में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है, इसलिए इस लखनऊ में भी इस तरह के कार्यक्रम जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लगातार पिछले 10 दिसंबर से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और 10 दिनों तक ये चलाया जाएगा। नेशनल पीजी कॉलेज में हम लोगों के आने का उद्देश्य यह था कि बच्चों के बीच में एक कार्यक्रम चलाया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उन्हें एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, माने जागरूकता के एक वाहक के रूप में उन्हें प्रेरित किया जाए कि वह इसके साथ लोगों के बीच में जाएं और समाज को अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए जागरूक करें, सचेत करें कि वो अगर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उनकी अपनी भूमिका स्वतः निर्धारित करें और पूरे समाज को इस संक्रमण से बचाएं। प्रदेश के 8 जिलों में 21 दिसंबर से राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मच्छरों से काटने से होने वाली इस बीमारी के लिए विशेष अभियान चलाकर घर घर दवा वितरित की जाएगी। लखनऊ में कल राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और प्रत्येक वर्ष सभी लोगों को ये दवा मुफ्त में खिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस दवा के सेवन से साइड इफेक्ट में सर दर्द जैसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इस दवा के सेवन के बाद फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। इस दवा को 2 वर्ष से कम बच्चों को एवं गर्भवती माताओं को छोड़ करके और जो लोग बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हैं, इन तीनों के अतिरिक्त सभी को इस दवा का सेवन करना है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजीवन व्यक्ति को विकलांग कर देती है। इसकी शुरुआत अक्सर हमारे बचपन में जब बच्चे स्कूल जाने वाली एज में होते हैं उस समय होता है, लेकिन इसके कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इसमें लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन 5 से 10 साल या लगभग 15 साल बाद ये हाथी पांव, हाइड्रोसील या काइल्यूरिया जिसमें सफेद रंग का पेशाब होता है के रूप में प्रकट होती है और इसका बहुत ही आसान इलाज है कि यदि हम 2 से 3 साल तक नियमित इस दवा का सेवन करते हैं हम आजीवन इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से लाभ उठाते हुए अशोक कुमार विश्वकर्मा ने जो खुद कभी दूसरों की दुकानों में काम करते थे, अब दूसरे लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। वे बताते हैं कि गरीबी और 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और वर्ष 1978 में काम की तलाश में अहमदाबाद चले गए थे। उन्होंने इसके बाद गुजरात के कई शहरों में स्टील तथा फर्नीचर वर्क में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया। अशोक विश्वकर्मा बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान वे अपने गृह जिला फतेहपुर लौटे और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से 25 लाख का बैंक ऋण प्राप्त किया तथा स्टील वर्क्स इकाई स्थापित की। अब फतेहपुर जनपद के बूलापुर गांव निवासी अशोक कुमार विश्वकर्मा 10 से 15 लाख रुपए की कमाई करते हैं और सौरा औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पर हम काम करने के लिए इस जगह को यूपीएसआईडीसी से ज़मीन लेने के बाद हमने यहाँ पर काम प्रारंभ किया। इसके पहले मैं मुंबई रहा, मुंबई में कुछ दिन फर्नीचर का काम किया, उसके बाद अहमदाबाद गया। अहमदाबाद जाने के बाद वहाँ पर स्टील वर्क काम किया जहाँ पे बर्तनों का कारखाने थे। 2-4 कारखानों में हमने काम किया। काम करने के बाद मुझे लगा कि कुछ हम अपने यहाँ के लिए कुछ ऐसा काम चालू करें
जिससे हम 2-4-10 लोगों को रोजगार दे सकें। ऐसा सोच करके मैं वहाँ छोड़ करके यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ PMEGP से लोन लेकर के 25 लाख लोन लिया और लोन लेने के बाद ये मशीनरी जो आप देख रहे हैं, ये मशीनरी उसको लिया। अब इसको मैंने प्रारंभ किया है, जिससे मेरे यहाँ 2-4-6 लोग काम कर रहे हैं, इनका भरण पोषण हो रहा है और मुझे भी लाभ मिल रहा है, 2-4 परिवारों को लाभ मिल रहा है। पहले तो मैं बम्बई में काम करता था। इसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तब मैं यहाँ घर आ गया। घर आने के बाद में श्रीमान जी विश्वकर्मा जी यहाँ पर कारखाना खोल लिए थे। इसके बाद में काम यहीं पर करने लगा। मैं पहले जो है बाहर काम करता था, उसके बाद में जो है जब यहाँ ये इकाई खुल गई तो हम जो है यहाँ आकर के काम करने लगे। इससे यहाँ में जो है लोकल में होने की वजह से जो है काफ़ी राहत मिलती है। जो है अपने घर भी रहते हैं और टाइम से अपना इकाई में भी आ जाते हैं, काम करते हैं। सर पहले हम पुणे में काम कर रहे थे, फिर कुछ दिन बाद बेंगलोर में काम किया, फिर इसके बाद लॉकडाउन के बाद यहाँ पे आए। यहाँ पे बड़ी समस्याएं थी रोजगार की। इसके बाद हमारे मित्र अशोक विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक औद्योगिक इकाई चालू की, स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन वर्क। तो हम लोग सब लोग उसी में काम करने लगे और उससे कई लोगों को रोजगार मिला और हम लोग अब यहाँ पे रह के संतुष्ट हैं। आजमगढ़ में बेरोजगार नवयुवकों को स्वावलंबी बनाने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित मुद्रा योजना काफी लोकप्रिय सिद्ध हो रही है। बिना किसी गारंटी से अपने रोजगार को बढ़ाने और नव रोजगार को सृजन करने के लिए लघु व्यापारियों तथा बेरोजगार युवाओं में इसका काफी प्रचलन बढ़ा है। आजमगढ़ में इस वैश्विक महामारी के बाद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन 1500 बेरोजगार युवकों को बांटकर उन्हें स्वावलंबी बनाया है। मुद्रा ऋण 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। हमारा नाम पवन गुप्ता है सर। यूनियन बैंक से हमने 1 लाख रुपए मुद्रा लोन लिया है अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। यूनियन बैंक से कुछ मुद्राएं 2 लाख के करीब में लिया हूँ और वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये सब कार्यक्रम किया, जो कि प्रधानमंत्री की योजना है और उसी के अंतर्गत काम कर रहा है। दिल्ली में जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं बरेली के किसान इन सब बातों से दूर होकर मंडियों में अपने धान की फसल बेच रहे हैं। सरकार के प्रयास से बरेली जिले में धान खरीद का लक्ष्य 100% पूरा हो जाने के बाद भी खरीदारी जारी है, जिससे मंडल में बरेली जिला पहले स्थान पर है। बरेली मंडल में 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए मंडल भर में 535 खरीद केंद्र बनाए गए, जिसमें बरेली जिले में 1,75,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष 15% मीट्रिक टन अधिक धान खरीद की गई है। आरएफसी प्रभारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि मंडल में 3 जिलों में 100% धान क्रय का लक्ष्य पूरा चुका है। वहीं पिछले वर्ष धान विक्रय करने वाले 1,10,000 किसानों के सापेक्ष इस बार 1,60,000 किसानों ने पंजीकरण कराया था। वहीं किसानों का कहना है कि मंडियों में आसानी से खरीदा जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कर लिया गया है। बरेली मंडल में 4 जनपद आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, जिसमें 3 जनपदों द्वारा अपना 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बरेली ने लगभग 115% पूर्ण कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गत वर्ष 1,10,000 किसानों ने ये पंजीकरण कराया था, धान विक्रय किया था सरकार के लिए। इस साल आज की दिनांक में लगभग 1,60,381 किसानों का धान क्रय किया गया है। नहीं, हाँ, पूरा पैसा मिल रहा है ना। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। खाली जो वो तो नियम है, उसमें 11 रुपये कट्टा वो जो तुलाई का है, वो सब भराई का है, वो जाता है। वो बाकी कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा हम लोगों से। उन्नाव जनपद में चल रहे जरी जरदोजी के काम को ऊंचे शिखर तक पहुंचाने के लिए फैशन डिजाइनर रीना ढाका ने जनपद के मियागंज में जरी जरदोजी के कारीगरों से मुलाकात की और बातचीत भी की। उन्होंने कारीगरों से जानकारी ली कि वो कैसे और कितने समय में ड्रेस को तैयार करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए ड्रेस कहां तक जाते हैं। उन्नाव जिले में जरी जरदोजी उद्योग एक जिला एक उत्पाद में चयनित है। साथ ही जनपद के कई गांवों और कस्बों में बड़ी संख्या में लोग काम भी करते हैं। रीना ढाका ने इस क्षेत्र में काफी स्ट्रगल करते हुए 30 साल बिताए हैं और उनकी डिजाइन किए हुए ड्रेस की मांग हांगकांग, दुबई, पेरिस तक है। लखनऊ का काम और अड्डे का काम से मैं वाकिफ हूँ, मैं समझती हूँ। मैंने अपने आप वर्कर्स के साथ पिछले 30 साल बिताए हैं ऑलमोस्ट। तो
जो ये एक ट्रेंड सा है यहाँ पर, जो ये स्टाइल यहाँ अडॉप्ट कर रहा है, पर जो भी है इनको ऑक्यूपेशन मिल रहा है, इनसे उनको प्रॉफिट हो रहा है, तभी हर घर में अड्डा है। तो जो जरदोजी का काम है ये हम कभी भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम करो, संडे को करो, जुड़ के करो। तो उन्नाव का ब्रांड हम ट्राई करेंगे बनाना आप लोग के साथ। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर बैंक किसानों के घर जाकर उनकी आर्थिक समस्याओं को समझते हुए उनका समाधान करने का प्रयास युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 18 किसानों को ऋण बांटा गया। ये ऋण 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्वयं सहायता समूह के साथ ही कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को दिया गया। इसके साथ ही ऐसे किसानों को भी सम्मानित किया गया जो अपने ऋण खाते का बेहतर तरीके से संचालन के साथ ही बैंक के मानकों को पूरा करते हुए ऋण खाता संचालित कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने बताया कि सरकार किसानों की इनकम डबल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। नई नई स्कीमों के माध्यम से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसान व किसानी को भी देश के विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। वहीं किसानों ने बताया कि उनकी आर्थिक जरूरतों को समझते हुए सरकार कोरोना काल में बैंकों के माध्यम से कर रही है। आज उन्हें किसान मेला में ऋण दिया गया है, जिसके लिए सरकार व बैंक को धन्यवाद दे रहे हैं। रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और इस मशरूम खेती के लिए उन्होंने मुझे अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया। स्टेट बैंक के किसान योजना आयोग में आई थी, अब लोन लिया था मैंने 22 लाख रुपए का, और व्यापार चलाने के लिए अंटरलॉकिंग ऊंचाहार से मैं आई हूँ यहाँ पे लोन लेने के लिए। मुझे व्यापार चलाना था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने बैंक से, स्टेट बैंक से लोन लिया है, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मुझे मिला है। और मुझे जब भी प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट उसमें बिजनेस में होता जाएगा, तो मैं उसका वापस लोन चुकाती रहूंगी। और लोगों को स्टेट बैंक से लोन लेना चाहिए, और ये बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए, जो सरकार ने चला रही प्रधानमंत्री योजना के तहत। बहुत ही अच्छा है, लोगों को आना चाहिए और इसमें योगदान देना चाहिए। उद्योग केंद्र से 25 लाख का प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी जो है, जिन्होंने मतलब ये देश के विकास के लिए जो कारगर हैं, और बहुत अच्छी उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चला रखी है, जिसको हमने जो वहाँ बात किया, और बात करने के बाद उन्होंने वहाँ से हमारा जो है लोन स्वीकृत किया जिला उद्योग केंद्र से, और स्टेट बैंक में भेजा हमारी फाइल। और यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टेट बैंक में मैनेजर साहब ने जो भी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी थी बताया था, वो हमने सब पूरी की, और आज हमको जो 22,50,000 का लोन जो स्टेट बैंक ने स्वीकृत किया, और उससे अब हम काम शुरू करेंगे, और भगवान चाहेंगे तो हम इसमें बहुत अच्छे से लोगों को रोजगार देंगे और खुद भी अपना अच्छा जीवन यापन करेंगे। मैं अजय कुमार खन्ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ से। हम हमारी शाखाएं हर गांव में, हर कस्बे में हैं, और वो वहाँ वित्तीय सहायता देती हैं। लेकिन कई बार इसके बारे में जानकारी पहुँच पाना हर किसान तक, हर निवासी तक, हर कस्टमर तक इसकी जानकारी पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो ये जो मेले आयोजित किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि ये जानकारी बड़े स्तर पर दी जा सके, और जो लोग आए वो इसकी सुविधा लेके बाकी लोगों को भी बता सकें। इसीलिए आज मेले का आयोजन किया। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, प्रगति के रास्ते पर देश बढ़ा आगे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, विपक्ष राजनीतिक कारणों से कर रहा है कृषि कानूनों का विरोध, नए कानूनों से होगी किसानों की उन्नति। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, नए कृषि सुधार कानून है किसानों के हित में, मंडियों से बाहर बेचने की आजादी से उपज का मिलेगा सही दाम। और देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 95,50,712 मरीज हुए ठीक। कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट पहुंचा 95.46%। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।